ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे हो बच्चों, कैसे हो? दिवाली ओवर हो गई है, लेकिन अभी भी दिवाली की सेलिब्रेशन चल रही हैं, पटाखों की आवाज़ आ रही है और हाँ, छुट्टियां चल रही हैं। लेकिन इसी में मैं पूरा मसरूफ़ हो गया था और अब मैं आप लोग के लिए डेटा एनालिटिक्स यूनिट 2 पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ। उसको हम अभी देखेंगे। तो देखने से पहले अगर आप अभी चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, लाइक कर दो इस वीडियो को। एंड में लाइक कर दोगे तो अभी कर दो तो बेटर है, एंड में जाके भूल जाओगे यार। और मुझे एंड में कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है और पढ़ाने का तरीका कैसा है, क्या नहीं है, आप मुझे बता देना, ठीक है। और इस यूनिट में मैं इस वीडियो में सिर्फ मैं डेटा एनालिटिक्स जो सब्जेक्ट है KIT 601 या KCA 051 उससे रिलेटेड जो आपका थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, जो थियोरेटिकल है, IT डिपार्टमेंट में थियोरेटिकल नहीं आएगा छठे सेमेस्टर में, लेकिन फिफ्थ सेमेस्टर में थियोरेटिकल है। तो उसके अंदर आपके कुछ टेक्निक्स आती हैं, कुछ चीज़ें आती हैं जो मैंने पार्ट 1 में कवर की थी यूनिट 2 के। अब मैं पार्ट 2 में आज कवर करूँगा। क्या चीज़ें कवर करूँगा, एंड तक देखना, वीडियो स्किप मत करना, भाग मत जाना बिना वीडियो देखे। पहला काम ये करते हैं, लेट्स रोल द इंट्रो, फिर शुरू करते हैं। ओके, इंट्रो आ चुका है। अब मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ अपना। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो अब मैं सबसे पहले आपको जो मैंने पिछले यूनिट 2 के पार्ट 1 के एंड में जो नहीं बताया था, जो चीज़ पॉइंट रह गई थी, वो आपके कुछ इस प्रकार थी पॉइंट्स आपके। एक तो इसमें रह गया था PCA रह गया था, प्रिंसिपल कॉम्पिटेंट एनालिसिस रह गया था, ठीक है। और फिर इसमें हमारे पास एक रह गया था फजी सेट। ये दो चीज़ें हमारे पास रह गई थी, ठीक है। ये दो मेन चीज़ें थी, ये दोनों को कवर करूंगा मैं, फजी लॉजिक और PCA, ठीक है। तो PCA के लिए मैं सिंपल सा फंडा आपको स्टार्ट करता हूँ। PCA होता क्या है? PCA इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। अब इसमें प्रिंसिपल की स्पेलिंग देखो क्या आ रही है, ठीक है। प्रिंसिपल देखो दो तरह के स्पेलिंग होती है। देखो मेरे लेक्चर्स में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, तो ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। प्रिंसिपल जो होता है आपका, ठीक है, ओके, प्रिंसिपल जो आपका होता है वो एक ये शब्द होता है आपका कुछ इस प्रकार का। एक प्रिंसिपल आपका इस तरह से लिखते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है, एक ही होता है। इसका मतलब हो गया सिद्धांत। अरे मैं हिंदी में लिखने का प्रयास कर रहा हूं। मेरी हिंदी ना सच में सिद्धांत में, इसको छोटा कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, सिद्धांत, ओके, सिद्धांत, ठीक है। सिद्धांत को हम कहते हैं प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल मतलब मुख्य। इसका मतलब हो गया मुख्य, मुखिया, जो मुख्य तौर पर जो रिप्रेजेंट करता है, मुख्य, ठीक है, मुख्य। तो मुख्य जो कंपोनेंट है, जो मेन कंपोनेंट है आपका, उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। अब ये चीज कैसे निकलेगी हमारे, ठीक है, कैसे चीज पता लगेगी? देखो ये टेक्निक हमारे पास आती है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, ठीक है। एक शब्द आता है डायमेंशनैलिटी। अब इस दो शब्दों में आपको रिडक्शन का तो मतलब समझ में आ गया है, लेकिन डायमेंशनैलिटी में डायमेंशन जो है आपका ये हिस्सा, डायमेंशन का मतलब क्या है? डायमेंशन मतलब एट्रीब्यूट या फीचर्स। मैं उनको फीचर्स भी कह सकता हूं, या मैं कह सकता हूं फीचर्स एक्सट्रैक्शन भी कह सकता हूं। एक्सट्रैक्शन, जो फीचर्स मुझे चाहिए जिससे मैं पता कर सकूं कि ये वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, या किसी को पहचाना जा सकता नहीं जा सकता, उन फीचर्स जो जरूरी है, ठीक है, जो एसेंशियल हैं, उन एसेंशियल डायमेंशंस, उन एसेंशियल फीचर्स को निकालने का काम। और निकालने के बाद जो ज़रूरी है बस वही रखना है, फालतू के हटा देने हैं। जो बाकी के फीचर जिनकी ज़रूरत नहीं उनको कंप्लीटली हटा देना है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। और उसकी बात में हमारे पास आता है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। अब इसके अंदर कई सारी चीज़ें आपके आते हैं, कई तरह के टेक्निक्स हैं, अलग अलग प्रकार के टेक्निक्स हैं। हर टेक्निक अपने हर एक टाइम पे अपने आप यूजफुल होती है, ठीक है। तो मैं एक बार एक चीज़ और मैं जान लेता हूँ
लेट मी चेक, मैंने अपने यहाँ क्वेश्चंस मैंने ओपन कर दिए हैं मैंने, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो PCA और LTA होता है आपका, ऐसे आपका इसमें आता है एक आता है लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, ठीक है, LDA, ठीक है। दो ही टेक्निक्स हैं मेनली जो अवेलेबल है, बाकी बहुत सारी अलग है, पर मुख्य तौर पे जो दो टेक्निक्स हमारे अवेलेबल है, एक हमारी ये है, ओके, एक ये है LDA और दूसरी है PCA। ये दो टेक्निक्स है, दोनों के अपने यूज है, दोनों का अपना मतलब है, ठीक है। मैं वो फिर भी चेक कर लेता हूं, हाँ दोनों ही है हमारे पास, PCA और LDA दो है, दो से ज़्यादा भी और भी होती है हमारी, ठीक है। और हाँ, PCA आपका आता है आपका अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आता है। देखो आप, आई एम श्योर आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा, मैं इसको अलग से हमेशा कर देता हूँ, हिंदी वाला पोर्शन है मैं वो मिटा देता हूँ, तो इससे कि आपको याद रहे जो मैंने लिखा है। तो फीचर एक्सट्रैक्शन की बात है, मैं इसको दोबारा लिख लूँगा, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा लिख लूँगा, ठीक है। हम नीचे बढ़ते हैं, ओके ओके। अब मैं आपको बताया था फंडा है क्या, राइट। जो PCA होता है आपका, PCA आता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में। जब मेरे पास, मुझे ये नहीं पता कि जो मेरा डेटा सेट है उसकी लेबल नहीं है, लेबलिंग नहीं हो रखी है उसकी, ठीक है, तो अब उसको कैसे देखा जाएगा, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आता है। और LDA जो मैं आपको ऊपर बता रहा था अभी, ये वाला, ठीक है, ये आपका आता है सुपरवाइज्ड लर्निंग में, ठीक है। ऐसे और भी लर्निंग्स आती है, उसमें हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन दोनों टेक्निक्स हमारी इसका पार्ट है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन का पार्ट है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ इसकी चर्चा लिखी हुई है, तो इसी की चर्चा ही करेंगे। और बेस्ट तरीका इसको समझने का कि इसके रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको हम करने का प्रयास करेंगे। एक डेटा दे रखा होगा, दो कंपोनेंट का डेटा है, ठीक है, मतलब दो एक्सेस है, दो अलग अलग एट्रीब्यूट्स है, उसमें से कोई जो मेजर एट्रीब्यूट है, जो मुख्य कंपोनेंट है, उन दो कंपोनेंट में से उसको चुनना है बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। क्योंकि मशीन लर्निंग के अंदर या डेटा एनालिटिक्स के अंदर कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के ऊपर बात करता है और किसी भी बात नहीं करता। ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मैं और नीचे चलता हूँ, मैं इसको और स्क्रॉल डाउन करता हूँ, सीधा चलता हूँ। अब मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। सिंपल सा है कि गिवन डेटा हमारे पास कुछ इस तरीके से हो सकता है। क्वेश्चन हमारे पास कैसे आ सकता है, एक इस तरह से आ सकता है, जैसे गिवन डेटा हमें कुछ इस तरह से गिवन है, ये आपका मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया 2 3 4 5 6 7, ठीक है। डोंट माइंड कैसा लिखा आ रहा है मेरे से, क्योंकि ये इसमें दिक्कत आती है, कई बार अच्छे से नहीं लिख पाता, और मैं टैब के थ्रू करूँगा तो लेटेंसी आती है, तो उसमें दिक्कत आएगी फिर आप लोगों को। 1 5 3 6 और 7 और 8, ठीक है। ये दो तरह के नंबर्स दे रखे हैं बच्चों यहाँ पर। अगर मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं, एक तरह का नंबर आपका इस तरह से दे रखा है, इस तरफ का, और दूसरी तरफ का नंबर आपका कुछ इस तरह से दे रखा है। ये दो तरह के नंबर्स दे रखे हैं। अब या तो आपका कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, या ऐसे भी आ सकता है कि डेटा हमारा और कुछ इस तरीके से गिवन हो, 2,1, ठीक है, 2,1 कुछ इस तरीके से, हाँ, फिर मेरा 3,5, ठीक है, फिर इसको आप आगे आगे 4,3, ठीक है। आप देख रहे हो ना, इसका इससे कॉम्बिनेशन है, इसका इससे कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कुछ इस तरह से आप देख पा रहे हो। देखो इसका इससे कॉम्बिनेशन है, समझ रहे हो, एक कॉम्पोनेंट इस तरह का, एक कॉम्पोनेंट इधर का, इस तरह से, ठीक है, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से, कुछ इस तरह से भी आपका आ सकता है, ठीक है, इस तरह से आपका हो सकता है। और या आपका कुछ इस तरह से बन सकता है कि आपका दो क्लासेस बनी हुई हैं, ठीक है, उसमें आपका एक्स और वाई अलग हो सकता है। आपका कुछ इस तरीके से हो सकता है कि क्लास वन आपका कुछ इस तरह से होगा। अब एक्चुअल में क्लासिफिकेशन हो रखा है, क्लासिफिकेशन ना भी करें, चलो हमने बोला दो क्लस्टर बने, मैं बोले चलो दो क्लस्टर्स बने, उन क्लस्टर्स को हमने कोई नाम नहीं दिया, मैं क्लास ना कह के इनको मैं क्लस्टर्स भी कह सकता हूँ। तो एक क्लस्टर जो है मेरा, क्योंकि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है तो मैं क्लस्टर की ही बात करूँगा, क्लास शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा, ठीक है, क्लस्टर। अब ये मेरे ख्याल से ये शायद उसको देख रहा है, व्यू सेटिंग्स, एक मिनट में चेक कर लूँ, सीमलेस होना चाहिए, ठीक है, ओके। क्लस्टर वन में एक्स और वाई है हमारे पास, क्लस्टर 2 में भी एक्स और वाई है हमारे पास,
ठीक है, ये कुछ इस तरीके से भी आ सकता है। और वो भी हो गया है, तो आई थिंक मेरे इसको हैंडराइटिंग को समझने का प्रयास कर रहा है कि मैं कैसे लिखना चाह रहा हूँ। ओके, एक्स और वाई, ठीक है, इसमें एक्स और वाई आपका हो सकता है 2 3 4, वाई हो सकता है 1 5 3। मतलब सेम तरह का जो डेटा जो हमें गिवन है वो इस फॉर्म में भी आ सकता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, आएगा, लेकिन 2 कंपोनेंट का ही आएगा, उससे अलावा नहीं आएगा। 3 कंपोनेंट वाला नहीं पूछाएगा, 3 में से 2 करो, 4 में से 1 करो, ऐसा नहीं आएगा। नो, बड़े 4 है, 5 कंपोनेंट्स दे दिए आपको बड़े बड़े, उसमें से आपको उसको घटाना है ना, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा आपका। तो उतने बड़े क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं पूछे जाते। हाँ, हम थ्योरेटिकल आप पढ़ सकते हो, गीक्स फॉर वीक्स के ऊपर थ्योरेटिकल अच्छा दे रखा है। मैं आपको सिर्फ इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करके दिखाऊंगा, यही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो आपका कुछ इस तरह से हो सकता है 5 6 7, ठीक है, और नेक्स्ट आ सकता है 6 7 8, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे भी आपका आ सकता है, राइट। तो ये आपका तरीका हो गया क्लस्टर 1 क्लस्टर 2, या इस तरीके से, मतलब या तो मेरा कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, या इस तरीके से आ सकता है, या इस तरीके से आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। ये इस बात के लिए आप रेडी रहो, ठीक है। ओके, अब पहला स्टेप 1, इसको सॉल्व कैसे करें। स्टेप 1 सॉल्व करने के लिए पहले तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना शुरू करो। वेक्टर फॉर्म क्या होती है भाई? वेक्टर मतलब आपका मैट्रिसेस। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे पास 1, 2 है, एक मैंने ऐसे लिख दिया, एक मैंने ऐसे लिख दिया, इस तरीके से। इसको मैं कह सकता हूं x1 x2, 2 मेरे पास फीचर्स हैं, 2 मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उनकी अलग अलग वैल्यूज हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं। जनरली इसको हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं रो वेक्टर्स, इनको कहते हैं रो वेक्टर, ठीक है। अब इनको हम कहते हैं कॉलम वेक्टर, इनको हम कहते हैं कॉलम वेक्टर, राइट। तो कॉलम वेक्टर और रो वेक्टर की कहानी यहां पर आ गई। ओके, तो कॉलम वेक्टर तो हम जनरली कॉलम वेक्टर्स की फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि मेरे पास x1 x2 दो अलग अलग मेरे पास है, यहाँ पर 2 अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। या इसको मैं इस तरीके से अगर मैं लेके चलूँ, ठीक है, मैं तो इसको इस तरह से मेंशन मैं करूंगा, जैसे 2, 1, 3, 5, ठीक है, x1 x2 ले लो, xy ले लो, 2 अलग क्लास में कर दो, जैसे भी कर लो। तो मैं इसको अब लिखना शुरू करूंगा। मैं पहले बाकी मिटा देता हूँ ये चीज़ें, आई विल रिमूव दिस ऑल दिस, ठीक है, ये सब मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है बच्चों। और नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को दोबारा पीछे जाके एक बार देख लेना कि मैंने क्या बताया क्या नहीं बताया। ओके, अच्छा, अब मुझे इसको लिखना है। स्टेप 1 क्या होगा, इसको मुझे कॉलम वेक्टर्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे हम? इस तरह से, जितने फीचर्स है हमारे पास x1 x2 x3 x4, इस तरह से हमारा बन जाएगा। अब ठीक है, तो आपका कुछ इस तरीके से बनेंगे हमारे पास ऐसे। मैं देखिए यहाँ पर रेड कलर से बना रहा हूँ, 2, 1, 2, 1, नेक्स्ट आ गया 3, 5, ठीक है, फिर नेक्स्ट में फटाफट लिख देता हूँ 4, 3, ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया मेरे पास 5, 6, ठीक है। देखो ऑलरेडी मेरे पास लिखा हुआ भी, मैं यहाँ तो चाहता मैं आपको जो लिखा हुआ था वही डायरेक्ट दिखाता तो जल्दी हो जाता, लेकिन मैं जल्दबाजी का काम शैतान का घर होता है, तो मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा, पूरा इसको एंड तक लेके जाऊँगा, ठीक है। फिर 6, 7, ठीक है, फिर नेक्स्ट मेरे पास आ गया 7, 8, कुछ इस तरीके से, राइट। तो इस तरीके से मेरे पास वेक्टर के फॉर्म में आ गए। इनको हम फीचर्स वेक्टर्स भी कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? फीचर वेक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। फीचर वेक्टर्स भी हमारे पास आ गए। अब हमें क्या करना है? स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमें कैलकुलेट करना है क्या? मीन वेक्टर। इन सभी वेक्टर्स का हमें मीन कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट मीन वेक्टर, मतलब म्यू, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? सीधी सी बात है, नीचे आते हैं। ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब हमें सिंपल सा देखना है कि जो मेरा म्यू है वो कैसे निकलेगा। म्यू भाई सीधी सी बात है, जो आपका ये पहली एंट्री है ना 2, 3, 4, 5, 6, या मतलब मैं कहूँ ये वाली एंट्री लो, इन सबकी पहली ऊपर वाली टॉप वाली एंट्री लो सारी। इन टॉप वाली एंट्रीज को
ठीक है। इन टॉप वाली एंट्रीज को आप इनको लो और इनको लेने के बाद इनको जोड़ दो और ऐड द बब ऐड करके डिवाइड बाय 6, क्योंकि 6 एंट्रीज है, 6 वेक्टर्स बन रहे हैं आपके, तो आपका 2 चीज़ें बनेंगे, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 डिवाइड बाय 6 और कॉमा। दूसरा आपका ये नीचे वालों को लो, ठीक है, नीचे वालों को लेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 + 5 + 3 + 6 + 7 + 8 डिवाइड बाय 6, राइट। इस तरह से बन के आ गया। तो अब मैं इसको अगर कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा 4.5, कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो मेरा मीन वेक्टर बनके तैयार होगा। मीन वेक्टर को अगेन मैं रेड फॉर्म में लिख लेता हूँ। मीन वेक्टर में कैसा दिख रहा है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, 4.5 और 5, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। क्लियर हो गई बात, राइट। ये हो गया मेरा स्टेप 1 और स्टेप 2। पहला स्टेप में क्या किया, जो डेटा मुझे गिवन है उस डेटा को मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, कॉलम वेक्टर, जिसको मैं कहूँगा फीचर वेक्टर। उसके बाद मैंने क्या किया, मीन निकाला और मीन वेक्टर को भी मैंने साइड में लिख के रख दिया है। अब मैं नीचे और बढ़ता हूँ। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 3 पे, राइट। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? स्टेप नंबर 3 कहता है कि भाई जो मैंने अभी मीन वेक्टर निकाला, इनको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है हर एक फीचर वेक्टर से। तो जो भी मेरे x1, x2, x3, x4, x5 जो बन रहे थे, राइट, अलग अलग तरह के मेरे फीचर्स वेक्टर्स आ रहे थे, उनकी जो क्वांटिटीज 2 तरह की आ रही थी, तो उन सबको मैंने यहाँ पर लेना शुरू कर दिया। और मैं क्या करूँगा, जैसे मैं आपको ये बता देता हूँ, इनका जैसे नामकरण मैंने यहाँ पर रखा कुछ इस तरीके से। ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3, ये हो गया x4, ये हो गया x5, ये हो गया x6, ठीक है। अब हर एक में से मैं माइनस करूंगा, इस म्यू को माइनस करूंगा। कैसे करूंगा, सिंपल, x1 माइनस म्यू, x2 माइनस म्यू, x3 माइनस म्यू, सॉरी मैंने इसको इक्वल टू लिख दिया, माइनस म्यू, फिर x4 माइनस म्यू, x5 माइनस म्यू एंड x6 माइनस म्यू। तो मेरे पास में सीधा रिजल्ट्स रेडी है मेरे पास। तो इसका रिजल्ट मेरे पास आया कुछ इस तरीके से, -2.5, ठीक है, एक ही आया। फिर दूसरे का आया -1.5, 0, फिर तीसरे का आया मेरे पास -0.5, 2, फिर x4 के केस में अगर हम देखें तो 0.5, 1 कुछ इस तरीके से आया। 0.5, 1 ना बोलूँ मैं, चलो 1.5 डिवाइड 1.5 एंड 2, फिर x6 माइनस म्यू आ गया 2.53, ठीक है। सारे के सारे वेक्टर आ गए, ठीक है। हमने डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, सब्ट्रैक्ट म्यू फ्रॉम द गिवन देयर। तो मैं आगे लिखता भी जाता हूँ, व्हाट आर वी डूइंग, सब्ट्रैक्ट म्यू फ्रॉम द क्या, गिवन फीचर वेक्टर्स। क्यों हिल रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। गिवन फीचर वेक्टर्स, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ये काम मेरा स्टेप 3 में हो गया है। अब चलते हैं आगे, अब नेक्स्ट आते हैं और ओके, ठीक है, एक इमेज भी ले लेते हैं। डू वी हैव द इमेज? I don't think so. ये मेरे इमेजेस दिख रहे होंगे आप लोगों को, ओके, राइट, बाद में देखेंगे, चल कोई दिक्कत नहीं। ओके देन, अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टेप 4 पे जाना है। स्टेप 4, अब स्टेप 4 क्या कहता है, कैलकुलेट करिए कोवेरिएंस मैट्रिक्स। कैलकुलेट
कोवेरियंस, कोवेरियंस मैट्रिक्स हमें निकालनी है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे कोवेरियंस मैट्रिक्स? सिंपल सा फंडा है। आपको एक सिंपल सा कर्व मैट्रिक्स जो हम निकालेंगे, कर्व ऑफ एक्स मैंने चलो मेंशन कर दिया यहाँ पर, वो कैसे निकालेंगे हम? कुछ इस तरीके से निकालेंगे, सिग्मा एक्स आई माइनस म्यू टाइम्स एक्स आई माइनस म्यू ट्रांसपोज। मतलब एक्स आई माइनस म्यू जो हमने अभी निकाला था, ये जो हमने अभी सामने निकाला, ठीक है, उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे उसके ट्रांसपोज से। ठीक है, अगर मैं इसी इन्हीं वेक्टर्स के उन्हीं के क्योंकि एक्चुअल में क्या है, ये आपका एक मैट्रिक्स ही तो है, तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है तो मैं उल्टा करना पड़ेगा, अगर कॉलम है तो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय एन, एन हो गया मेरा नंबर ऑफ फीचर्स। ठीक है, अब कितने फीचर्स है मेरे पास? 6 फीचर्स, तो नंबर ऑफ फीचर्स से मेरा ये डिवाइड हो जाए। निकालते चलो, सिंपल मुझे क्या करना है, हर एक को मल्टीप्लाई करते जाना है कुछ इस तरीके से कि आपका -2.5, मैं इसको अगेन रेड से लिखने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, -2.5 फिर -4, ठीक है, एक ये मैंने लिया और इसी के ट्रांसपोज से मैंने इसको मल्टीप्लाई करने का काम किया। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, -2.5 × 2.5 मतलब 25 का स्क्वायर हो गया, तो आ जाएगा 6.25, पॉजिटिव आ गया। फिर इसको इससे किया तो 10 आ गया, 10 आ गया, माइनस माइनस हो गया 10। तो आपका इसमें कभी देखोगे तो जो आपका जब कैलकुलेट करने बैठोगे तो जो डायगोनल क्वांटिटी होगी वो हमेशा आपको सेम आएगी। डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा सेम रहेंगे, इसके ऊपर वाले और नीचे वाले जो हिस्से दोनों ये सेम रहेंगे, देखना। और नेक्स्ट आ गया 16। ठीक है, अब इस तरीके से मैं सबको जोड़ने का प्रयास करना शुरू करता हूँ और इस तरह से मैं निकालना शुरू करूँगा। तो जैसे पहले क्या निकल गया, अब इसके मैं प्लस करना शुरू करूँगा बाकियों से। बाकी कौन कौन से आगे मेरे पास 2.25, ये आप खुद निकाल के देखना, 0 0 0। ठीक है, प्लस फिर मेरे पास निकलेगा 0.25, 1 1 और 4। ठीक है, फिर निकलेगा हमारा इसमें 0.25, 0.5। अब जैसे मैंने x1 का किया, ऐसे x2 का, x3 का, x4 का, ऐसे आपको सबका करना है। x1 माइनस म्यू वाले जो था उसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया और ऐसे ही मैं बाकी भी करता जा रहा हूँ। जैसे ये वाली क्वांटिटी जो थी आपकी वो किसकी आएगी, देखिए ओके, ये देखिए ये जो है ना x2 माइनस म्यू, ठीक है, इसको लेना है मुझे। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ -1.5 × 1.5 इस तरह से, -1.5 0 × -1.5 0। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा। राइट, ये मैं मिटा देता हूँ, अब बाकी का आगे मैं लिख देता हूँ। तो माइनस से 0.25, 0.5, 0.5, 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आ गया कुछ इस तरीके से, आपका 2.25, 3, 3, 4। ठीक है, फिर आ गया, क्योंकि ये आपकी जो मैट्रिक्स है, जो आपका एक जैसे ये 2 रोज है और 1 कॉलम है, तो ये 2x1 की मैट्रिक्स है। ये है मेरा 1x2 जो उसका ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज में उल्टा हो जाता है, तो मेरी बनी 2x2 की मैट्रिक्स बनके तैयार हो गई। ठीक है, इस तरीके से। ये तो ऑब्वियसली आपको मेरे ख्याल से ये आना चाहिए, नहीं आ रहा तो पढ़ लेना, मैट्रिक्स कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, ओके, फिर आपका नेक्स्ट आ गया 6.25 और 7.5 एंड 4। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ गया और सबको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ये कंप्लीटली मेरा 1/6 हो जाएगा, मतलब 6 से डिवाइड कर देना है इसको कंप्लीटली, तो मेरा कोवेरियंस मैट्रिक्स आ जाएगा। तो अंत में मेरे पास कोवेरियंस मैट्रिक्स कौन सा निकल के आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई अप्रॉक्सीमेट ही होगा मेरा, हो सकता है आपका मेरा जो फ़र्क आए आंसर में वो पॉइंट्स का डिफरेंस आया, तो गड़बड़ी मत सोचना कि गड़बड़ हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। एज लॉन्ग एज आंसर आपके बराबर आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्ट आना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ओके,
3.67, 3.67, ओके, देन 5.67, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। हो सकता है डिवीजन में मैंने ऐसे निकाला, हो सकता है आपका थोड़ा अलग निकल जाए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 4 स्टेप्स। तो आई थिंक अब 4 स्टेप्स आपके क्लियर हो चुके हैं। अभी तक पहले स्टेप हमने क्या किया, पहले सबके हमने कॉलम वेक्टर्स निकाले, फीचर वेक्टर्स हम कहते हैं वो निकाले। उसके बाद स्टेप 2 में हमने क्या किया, हमने मीन वेक्टर निकाला। फिर उस मीन वेक्टर से को हमने सब्ट्रैक्ट करा दिया, किसमें सब्ट्रैक्ट करा दिया, हमने करा दिया सभी फीचर वेक्टर्स में से उस मीन को सब्ट्रैक्ट करा दिया, x1 माइनस म्यू, x2 माइनस म्यू, x3 माइनस म्यू अप टू x6 माइनस म्यू तक। उसके बाद हमने कोवेरियंस मैट्रिक्स निकाली कि जो हमने सब्ट्रैक्ट कराया था और सब्ट्रैक्शन का जो हमारा जो फैक्टर आया था उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लिकेशन करा दिया। मल्टीप्लिकेशन कराने के पश्चात जो हमारा रिजल्ट में आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये मेरे 4 स्टेप हो गए कंप्लीट, ठीक है। अब मेन स्टेप और चीज़ आती है हमारे पास। अब स्टेप नंबर 5 आता है। मैं सीधा आंसर पे बढ़ जाऊंगा, ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ करूंगा नहीं, मैं सीधा आंसर पे बढ़ जाऊंगा, ओके। हाँ, जब भी माउस होता तब भी ऐसे होता है, देखिए ऐसे होता है, ओके। स्टेप 5 मेरा क्या होगा, स्टेप 5 मेरा कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। ये ऑब्वियसली आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा अपने मैथ्स के अंदर, ठीक है। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर हमें निकालने पड़ेंगे। सिंपल सा फंडा है हमारा, m माइनस लैम्डा आई, ठीक है। ये m क्या है, m मेरी कोवेरियंस मैट्रिक्स ही है, ये मेरी कोवेरियंस मैट्रिक्स है। अच्छा, मुझे अब कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे अभी इस समय ये i क्या है, m माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, ठीक है। और ये डिटर्मिनेंट के तौर पे बनेगा हमारा, ठीक है। दोनों डिटर्मिनेंट्स हैं हमारे, वो कंप्लीट डिटर्मिनेंट रहेगा हमारा, और ताकि इक्वेशन बन के तैयार हो जाए। तो ये i क्या होता है बच्चों, ये मुझे बताओ, i क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पता है तो बल्ले बल्ले, मजा आएगा। और लैम्डा हो गया आपका, लैम्डा आपको बताता है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, तो लैम्डा हम निकालने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। तो कुछ किसी तरह से करके मेरे पास m क्या था, मेरे पास m कुछ इस तरीके से था, राइट। मैं इसी को दोबारा लिखता हूँ, m मेरा क्या था 2.92, 3.67, 3.67, 5.67 माइनस लैम्डा आई। अब लैम्डा इंटू आई होता है मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से 1001, और जैसे ही मैं इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगा, लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 की जगह सीधा मेरा आ जाएगा लैम्डा। मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ और यहाँ मैं इसको सिर्फ माइनस रख दिया, उसके बाद मैंने अंदर का भी मिटा दिया ये वाला, और इसकी जगह बस मुझे क्या पुट कर देना है, लैम्डा, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और ये एक्चुअल में आपका इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से ये पूरा डिटर्मिनेंट होगा हमारा कंप्लीट। जब होने के बाद तो कैसे होगा, 2.92 माइनस लैम्डा, ठीक है, 3.67, फिर 3.67 एज इट इज, ठीक है, और 5.67 माइनस लैम्डा, ये आ जाएगा मेरा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब इसको जब हम सॉल्व करने बैठेंगे बच्चों, तो सब सॉल्व करके आएगा मेरा कुछ इस तरीके से आएगा। सॉल्व करने के क्वेश्चन जो मेरे पास है वो अलग तरीके से आएगा, मैं अलग से मेंशन कर देता हूँ। लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखना, लैम्डा स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस 8.59 लैम्डा, ठीक है, प्लस 3.09। मैंने कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया, हो सकता है आपका थोड़ा डिफरेंट सा, हल्का सा स्लाइड डिफरेंट आ सकता है, हो सकता है 3.089 हो या 3.587 हो, कुछ इस तरीके से, इक्वल टू 0। अब ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गई। अब आपको इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स क्या बन के आते हैं मैं वो भी बता देता हूँ आपको फटाफट। रूट्स कुछ इस प्रकार बन के आएंगे, लैम्डा 1 मेरे पास यहाँ पर आएगा कुछ इस प्रकार 8.21, ये लैम्डा 1 होगा मेरा, और लैम्डा 2 जो होगा वो ये होगा 0.37। हो सकता है आपका 0.36 आ रहा हो, या इसका 8.212 या 209 कुछ ऐसा आ रहा हो। तो अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स तक
2 प्लेसेस में डेसिमल बनता है, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक हो सकता है आपका थोड़ा मेरा फर्क रहे, ज्यादा फर्क नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ फिर भी। तो अब एक चीज है देखने वाली लायक, जब यहाँ पर जब हम आ गए, ठीक है, 2 हमारे पास वैल्यूज आ गए मेरे पास, यहाँ पर देखने लायक एक चीज है कि जो ये λ1 है ये इससे बहुत ज्यादा है, ये इससे बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है। अगर हम देखें λ2 है 0.37, तो ये बहुत छोटा है λ1 से, 8.21 के कंपैरिजन में बनिस्बत बहुत छोटा है ये। तो जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ी क्वांटिटी होगी लैम्डा की, λ1 λ2 में से हम उसको चूज करेंगे। तो ये मेरा बन जाएगा, ये निकालेगा मेरा प्रिंसिपल कंपोनेंट, ये बनाएगा प्रिंसिपल कंपोनेंट, ठीक है, फॉर प्रिंसिपल कंपोनेंट, राइट, ये बनाएगा। कैसे बनाएगा देखते हैं इसको, सिंपल। हमें क्या करना है, अब हमें इस तरह से इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। हमारा कोई इक्वेशन कुछ ऐसे होगी, mx इक्वल्स टू लैम्डा x, हमने देखा था ना m माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये देखा था। तो m इक्वल्स टू लैम्डा आ गया। देखो मैं दोबारा लिखता हूँ उसको, मैं जल्दी शायद लिख रहा हूँ इस पर, m माइनस लैम्डा इक्वल्स 0, कुछ इस तरीके से। और अगर मैं लैम्डा को उधर ले जाऊं तो m इक्वल्स टू लैम्डा, ये हो गया। बस मैंने दोनों तरफ x और x मल्टीप्लाई कर दिया। x वाला कौन सा आपका x1 x2 वाला मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। और ठीक है, x1 x2 वाला मैट्रिक्स हमने बना दिया, x इक्वल्स x1 x2। अब यहाँ पे मेरे पास कई सारे फीचर वेक्टर्स है, इनको मुझे किसी एक में लेकर आना है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, आपको कुछ इस तरीके से करना है। मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ये करता है। तो अब ये चीज़ हमारे पास लेकर आनी है इसको यहाँ पर। तो अब कैसे करेंगे इसको हम, मैं रेड में आगे लिखने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर आपका कुछ इस तरह से आएगा 2.92, 3.67, 3.67 और 5.67। इधर आ गया x1, इधर आ गया x2 इक्वल्स 8। लैम्डा हमने कौन सा चूज किया, लैम्डा हमने एक ही चूज किया, 8.21, 8.21। इधर हमारे पास आ गया x1, उधर आ गया x2। कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, 2.92 x1 प्लस 3.67 x2 इक्वल्स 8.21 x1, ठीक है। सिमिलरली 3.67 x1 प्लस 5.67 x2 इक्वल्स 8.21 x2 आ जाएगा, ठीक है। जब इनको सॉल्व करेंगे x1 वालों को एक तरफ ले लो, x2 वालों को एक तरफ ले लो, दोनों को सॉल्व करने का प्रयास करो। सॉल्व करने का प्रयास करोगे तो मेरे यहाँ पर आंसर मेरे पास इन दोनों से बनके कुछ इस प्रकार आएगा। क्या आएगा, x1 जो आएगा मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा, x1 विल कम आउट टू बी 2.55 और x2 मेरे पास आ जाएगा 3.67, ठीक है। x2 मेरा ये आ जाएगा। तो दोनों को जब सॉल्व करोगे तो इस तरह से आंसर आएंगे आपके पास। तो 2 कॉम्पोनेंट्स की बात आ गई। अब इसमें अगर हम एक चीज़ देखें, सबसे बड़ी क्वांटिटी क्या है हमारे यहाँ पर, हमारी सबसे बड़ी क्वांटिटी क्या है यहाँ पर मेरे पास, ये हमने सिर्फ एक प्रिंसिपल कंपोनेंट हमने निकाल के दे दिया है। ये प्रिंसिपल कंपोनेंट है, ये प्रिंसिपल कंपोनेंट हमने एक कंपोनेंट बना दिया, एक वेक्टर तैयार कर दिया आउट ऑफ ऑल वेक्टर्स। तो ये प्रिंसिपल कंपोनेंट हो गया मेरा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका आ सकता है, फाइंड द प्रिंसिपल कंपोनेंट फॉर द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। इस तरीके से आपका आ सकता है। और अगर मैं इसको देखो, जो इक्वेशन में अगर जब बना रहा था तो एक चीज़ मेरे पास आ रही थी, मैं वो भी मेंशन कर देता हूँ। मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ रही थी, x1 इक्वल्स टू 0.69 x2, ये आ रहा था। तो ये आपको एक तरह से लाइन की इक्वेशन ही दिख रही है, ठीक है। लाइन की इक्वेशन कुछ इस तरह से दिख रही है आपकी कि मेरे पास यहाँ पर मैं इसको एक लाइन सीधी ड्रॉ करने का प्रयास कर रहा हूँ, राइट। एक लाइन मैंने ड्रॉ की, एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की, ठीक है।
तो दो फीचर वेक्टर्स है मेरे पास, एक x1 है और एक x2 है, ठीक है। इसके ऊपर हमारे बीच की कई सारे हमारे पॉइंट्स हैं, और पहले मैं लाइन बना दूं, लाइन में ग्रीन से बनाने का प्रयास करता हूं। कुछ लाइन मेरी ऐसे बनेगी, कुछ इस तरीके से लाइन बनी, ठीक है। और मेरे पास जो पॉइंट्स है कुछ इस तरीके से हैं, जैसे एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, ऊपर नीचे, इधर भी है, दाएं बाएं, कुछ इसके पास है, कुछ दूर है, कुछ इस तरीके से है। और इनको मैं अगर मैं ब्लैक से यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर मार्क करने का प्रयास करूँ तो कुछ इस तरीके से आएगा। इस तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हर एक का, हर पॉइंट का लाइन के ऊपर जो डिस्टेंस निकल के आता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही देखा जाता है हमेशा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, देखिए। और इस लाइन की इक्वेशन ठीक वही है कि आपके मोस्ट ऑफ द पॉइंट से ये होके गुजरता है, उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आपके कंपैरेटिवली बाकी पॉइंट से कम है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये इक्वेशन है x इक्वल्स टू 0.69 x2। तो आपका ये, तो मेरी x1 x2 जो है मेरा, इसको मैं x1 कर देता हूँ, चलो। x1 x2 जो है मेरे, ये एक लाइन के ऊपर आ गए। मतलब ये मेरी एक्सिस जो है ना, ये मेरी जो एक्सिस है, ये इधर कोलैप्स हो गई एक एक्सिस पे। तो आपकी दोनों एक्सिस या टू एक्सिस इनटू वन एक्सिस, दो से मैंने एक एक्सिस पे ले आया है, और दैट एक एक्सिस मतलब एक डायमेंशन, वन डायमेंशन, ठीक है। तो दो डायमेंशंस, से मैं यहां पर ले आऊं एक डायमेंशन के ऊपर, टू डायमेंशंस टू वन डायमेंशन ले आओ, तो मेरा कंपोनेंट, मेरा प्रिंसिपल कंपोनेंट में निकल के आ गया, और दो से एक हो गया। हम एक के ऊपर ही बात कर सकते हैं। तो ये हो गया डायमेंशनलिटी रिडक्शन, ठीक है, राइट। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ, नेक्स्ट थिंग है मेरे पास यहाँ पर रेडी भी है चीजें, ओके ओके। मैं बताया था फजी लॉजिक लेके चलता हूँ मैं, ठीक है। ओके, अब फजी लॉजिक में सिंपल सा आपको फंडा बताया था। फजी लॉजिक का फंडा और है क्या, राइट। इतना समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ फजी लॉजिक वाला। ये दो टॉपिक ही मेरे ख्याल से रह गए थे, ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया। मैं फिर भी अगर चेक कर लूँगा और टॉपिक क्या रह गया, ये वीडियो आप देख के मुझे बताना कौन सा टॉपिक रह गया, ठीक है। ओके, अब फजी लॉजिक होता क्या है? सिंपल सी बात है कि आपके दो तरह के लॉजिक आता है। एक आपका जो फिक्स्ड लॉजिक है। अब फिक्स्ड लॉजिक क्या कहता है? वो कहता है कि सपोज करें कि मेरा ये जो एक कप है मेरे पास, या इसको मैं ऐसे बनाऊं प्रॉपर, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है मेरे इसके अंदर, ठीक है। अब मैं एक चीज कह सकता हूँ इसको देख के कि मेरा जो पानी है, सपोज करें इसकी जो वो है, ये 300 ml का एक ग्लास है, एक कप है, ठीक है, 300 ml है, और इसके अराउंड 145 ml पानी भरा हुआ है फिल्ड। तो ये हो गया मेरा फिक्स्ड लॉजिक। ये फिक्स्ड की बात कर रहा है कि एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। लेकिन हम डे टू डे लाइफ में ऐसी चीजें नहीं करते। हम इसको क्या बोलेंगे फजी लॉजिक में? इसको हम क्या बोलेंगे? आधा भरा है, ऑलमोस्ट हाफ फिल्ड, या तो हम उसको बोलेंगे हाफ फिल्ड या हाफ एम्प्टी। ऑब्वियसली आप इसको देख के बोलेंगे सर जी तो ग्लास तो आधा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, आधा खाली है, क्योंकि हम देखते हैं फजी सिस्टम्स के हिसाब से। फजी सिस्टम होता क्या है? जो आपका देखो, जितने हमारे एआई के बेस्ड चीज़ें हैं, जितने हमारे डेटा एनालिटिक्स की चीज़ें हैं, सारी हमें देख के पता लगी हैं भाई। हम जैसा सोचते हैं, जैसा काम करते हैं, वही हम मशीन को सिखा रहे हैं कि भाई तू भी हमारी तरफ से सोच, हमारी तरह बनने का प्रयास कर, ठीक है। ओके,
थोड़ा देख लूँ। हाँ, तो फजी सिस्टम में सिंपल सा फंडा आता है आपका, कुछ इस तरीके से होता है। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। देखो थ्योरेटिकल आपके पास सब कुछ है, सब चीज़ अवेलेबल है, गीक्स फॉर गीक्स से जाके देख लेना। सिंपल सा मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, देखो एक मैंने बॉक्स बनाया, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मैं बॉक्स जैसा गीक्स फॉर गीक्स साइट पे मैंने पढ़ा था, मैं वैसे ही बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। एक बॉक्स ये बनाया, एक बॉक्स ये बनाया, ओके, ठीक है। एक बॉक्स मैंने ये बनाने का प्रयास किया, शायद ऊपर वाला जो है ना वो थोड़ा टेढ़ा बन गया, ठीक है। और ये बॉक्स मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया है। अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा, यहाँ पर मैं रेड कलर से लिखने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, दोनों में सेम चीज पूछूंगा, इज इट कोल्ड। यहाँ पे मैंने लिख दिया इज इट कोल्ड, राइट, यहाँ पे लिख के पूछ लिया मैंने। अब यहाँ से मेरे जो आउटपुट निकलेगा कुछ इस प्रकार निकलेगा। यहाँ मैं बाहर निकालूँ, यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ, लाइन ड्रॉ करके मैं 2 चीज़ें पूछने का प्रयास करूँ, एक कुछ इस तरीके से, एक इस तरीके से। ऐसे ही इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ करता हूँ। लाइन ड्रॉ करके मेरे पास यहाँ पर अब मेरे पास कई तरीके आ सकते हैं कि एक तरीका, ये दूसरा तरीका और तीसरा तरीका। अगर मैं फिक्स लॉजिक की बात करूँ, जिसको मैं फिक्स को मैं बूलियन लॉजिक भी कह सकता हूँ, कुछ इस तरीके से, हाँ या ना, या तो है या तो नहीं है। हाँ को मैं 1 की तरह कह सकता हूँ, ट्रू कह सकता हूँ, ठीक है। नो को मैं 0 कह सकता हूँ, इसको मैं फॉल्स कह सकता हूँ। अब इस तरह के लॉजिक को हम कहते हैं बूलियन लॉजिक या फिक्स्ड लॉजिक, है कि नहीं, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट इन बिटवीन, जैसे अभी मैं ऊपर आपको हाफ फील्ड का बता रहा था फंडा, ये बता रहा था मैं आपको, ठीक है। हाफ फील्ड हाफ एम्प्टी के पूरा भरा है कि नहीं भरा, हाँ या ना। तो ये जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, इसको आपको यहाँ पे चीजें आएंगी। ऐसी कोल्ड है कि नहीं है, कोल्ड है, हाँ ठंड है, ठंड है कि नहीं है, हाँ जी है, कितनी है, राइट, ठंड कितनी है। अब क्वांटिटी की बात आ गई, तब जब क्वांटिटी की बात आएगी तो आप इसको हाँ या ना में सिर्फ जवाब देके बात नहीं बन सकती, आपको अलग तरीके से रेंज बनानी पड़ेगी। अब कैसे होगा देखो, कुछ इस तरीके से आपके इसमें 3 चीज आ सकती है। एक होता है वेरी मच, बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है, डार्क कड़कड़ा रहा है, डार्क कड़कड़ा रहा है बहुत, ठीक है, बहुत ठंड है भाई। दूसरे केस में आप कह सकते हो बड़ा हल्की हल्की ठंड है, लिटिल हल्की हल्की ठंड है। और हम कहेंगे ये हो सकता है बहुत ही कम ठंड है, वेरी लेस, एक तो वेरी मच और वेरी लेस और लिटिल। तो जो मेरा लेस हो सकता है कुछ इस तरह से हो सकता है, इसकी जो 0 से 1 के बीच में रेंज हो सकती है, हो सकता है 0.1 कि 0.1 कोल्ड है। लिटिल आगे आपका 0.25 थोड़ा ज्यादा कोल्ड है, मतलब जो लिटिल है लेस से थोड़ा ज्यादा है, वेरी लेस से ज्यादा है। ऐसी जो वेरी मच में आ गया 0.9, ठीक है, इस तरीके से। तभी आप देखोगे आपके जो कई क्विजेज होती है उसमें आपकी बात आती है एग्री, स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। ये जो रेंज बनती है आपकी, ठीक है, ऑर्डिनल स्केल जो ऑर्डर में बनती है, ऑर्डिनल स्केल, यही एग्जांपल आपका आता है फजी लॉजिक का, ठीक है। देखो ये आपका आता है फजी लॉजिक। तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया फजी लॉजिक सिस्टम होता क्या है। इससे रिलेटेड थ्योरी मैं आपको नहीं बता रहा, थ्योरी ऑलरेडी मैंने नोट्स में मेंशन कर दी है, तो जाके आप देख लेना, ठीक है। फजी लॉजिक इतना सही है और कुछ नहीं है खास। ये यूनिट 2 के इसमें आपको गीक्स फॉर गीक्स की साइट से, मैं सोर्स से बता रहा हूँ, मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ भाई, मैं बता भी रहा हूँ आप लोगों को। सिंपल जाओ गीक्स फॉर गीक्स, ठीक है, गीक्स फॉर गीक्स की साइट पे जाओ, geeksforgeeks.com पे, वहां जाके पढ़ लो एक बार फजी सेट क्या होता है और फजी क्रिस्प सेट क्या होता है, वो भी ये पढ़ लेना आप, ठीक है। ये सब वहीं से है, सोर्स वही है, दिस इज द सोर्स, ठीक है। तो आप जाके इस पे से पढ़ लेना। ओके, थ्योरेटिकल आपके लिए हो गया। तो मेरे ख्याल से अब ये इस वीडियो को मैं एंड कर सकता हूँ और मैं आपको एक चीज़ में वापस अपने उस पर चला जाता हूँ मैं, राइट। तो अब आपको ये चीज़ दिख रही होगी, है ना। अब मैं वापस ये एक बार स्क्रीन में ऊपर नीचे कर देता हूँ
आपको मैं बताया था अब तक हमने क्या क्या कवर किया था। हमने बेसिक सी बात की थी, पीसीए की बात की और फजी लॉजिक की बात करनी थी। तो पीसीए का मैंने आपको फंडा बता दिया। पीसीए में आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जैसे मतलब मुख्य की बात आ गई। मुख्य क्या चीज़ होती है? तो प्रिंसिपल का मतलब होगा, ये जो प्रिंसिपल शब्द है इसमें LE आता है, PLE आता है, उसका मतलब हो गया सिद्धांत। और अगर PAL आ रहा है इसका मतलब हो गया मुख्य, जो अहम है, मुद्दे जो मेन है, जिस पे फोकस करने लायक बात होती है, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक है। डायमेंशनलिटी रिडक्शन, फीचर एक्सट्रैक्शन, फीचर सिलेक्शन, मतलब आपने पहले आपने सेलेक्ट कर लिए कौन से फीचर्स चाहिए, क्या नहीं चाहिए, एक्सट्रैक्ट करना। और एसेंशियल को ही हमें करना है, सिर्फ एसेंशियल की बात आ रही है। उससे पहले हमारा आता है LDA और PCA, दो तरह की टेक्निक्स आती हैं। LDA होगा लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, जो कि सुपरवाइज लर्निंग में काम आती है, सुपरवाइज ML में काम आती है, आपके लीनियर रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन सब में काम आती है। और PCA जो हमारे सिलेबस में दे रखा है, भर भर के ठूस दिया उसके अंदर, वो है आपका क्या, वो है मैं न्यूरल नेटवर्क्स शायद नहीं कराया, न्यूरल नेटवर्क्स में आपको डीप लर्निंग में कराऊंगा, मैं इसमें नहीं कराऊंगा। ठीक है। ये अनसुपरवाइज में आता है PCA आपका। ठीक है। तो फिर मैंने आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी कराइए। ठीक है, इसको भी आप करके देखना। और एक प्रॉब्लम मैं आपको और देके जाता हूँ, मैंने इसे में सेव कर रखा है, मैं आपको वही दिखा देता हूँ। मैंने यही सेम चीज़ बच्चों को करा रखी थी। तो डीप लर्निंग का मैं आपको बता देता हूँ। देखो सारा आपको सामने दिख ही रहा है। डेटा स्ट्रीम्स वाला फंडा 3rd यूनिट का, वो मैं 3rd यूनिट के वीडियो में लेकर आऊँगा। देखो मैंने यही चीज़ कराई थी, देखो बच्चों को क्लास में ये मैंने कराया था सारा चीज़ जो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है। ओके, अब आपका काम क्या है? आपको क्या करना है, अब आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेनी है। ठीक है। पहले आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेनी है। देखो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आप लोग को, अब ये मुझे आपको करके देना है। ठीक है, ये बताओगे आप लोग मुझे क्या क्वेश्चन क्या दे रखा है। अभी हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मैं इसको और एक्सपैंड कर देता हूँ, कंट्रोल या ऑप्शन के थ्रू। करेक्ट। हाँ, ओके, राइट। तो अब आप देखो दिख रहा होगा, डेटा दे रखा है x1 x2, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 4। तो आपके फीचर, दो फीचर्स के अलग अलग एग्जाम्पल हैं। ठीक है। तो इसको मैं स्मॉल में x1 x2 x3 में कह रहा था। अब आपको अगेन क्या करना है, इसका पहले मीन कैलकुलेट करना है, कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालना है। ये दो चीज़ें आपको तो पहले कर लेनी है। ठीक है। इनको मैट्रिक्स निकाल के फिर आपको क्या करना है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना है। उसमें से आप जब λ1 λ2 में से जो सेलेक्ट करेंगे, जो ज़्यादा आएगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर mx = λx करेंगे, तो x1 x2 वाली इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। उसको आप सॉल्व करेंगे तो x1 x2 की वैल्यूज आएंगी, उसको आप प्रिंसिपल कंपोनेंट का नाम देंगे। तो आपका सिंपल है। लेकिन रिड्यूस द डायमेंशन फ्रॉम 2 to 1 यूजिंग द PCA एल्गोरिथम। तो नंबर ऑफ फीचर्स हमारे 2 है और नंबर ऑफ सैंपल्स हैं 4। ठीक है। इसके हिसाब से आप लोग बना के ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन सा आया, कैसे आया। और अगर चाहते हो इसको सॉल्व करना तो पहले आप लोग खुद सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, तभी मैं आगे लेकर आऊँगा। क्योंकि सिर्फ पिछले मेरे वीडियो के सिर्फ 184 व्यूज़ ही हैं। तो अगर इसका मतलब आप लोग अगर नहीं देखोगे ज़्यादा तो फिर मैं आप लोग के लिए नहीं इतना कर पाऊँगा। आप लोग भर भर के वीडियोज़ देखो, पढ़ो बैठ के। ठीक है। दिसंबर में हो सकता है आपका PUT हो जाए कॉलेजेस में, और जनवरी में एग्ज़ाम हो सकता है, जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा पक्का। जनवरी में हो जाए तो बल्ले बल्ले, मैं भी चाहता हूँ जल्दी हो जाए, ख़त्म हो जाए। ये हो सकता है यूनिवर्सिटी लेट कर सकती है, तो मुझे नहीं पता, कंफर्म नहीं कह सकता। बट जनवरी फरवरी में आपका पेपर हो जाएगा। जनवरी में हो जाए तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फरवरी में तो होना पक्का ही पक्का है। उससे पहले पढ़ के रखना शुरू कर दो, अभी से कर लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया मेरा यूनिट 2 का पार्ट 2 ख़त्म। मैं वापस सब चीज़ पे आता हूँ। ये हो गया यूनिट 2 का पार्ट 2 ख़त्म। इसके आगे मैं और वीडियो लाऊंगा सीधे यूनिट 3 की। यूनिट 3 को मैं कोशिश करूंगा एक वन शॉट में ख़त्म कर दूं, क्योंकि उसमें सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं। उन 3 टॉपिक्स के ऊपर ही मैं चर्चा करूंगा। वो सारा टैब मैंने बना रखा है यूनिट 3 के लिए। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त दूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो बताना। ठीक है। यहाँ पर आपके पास 2 वीडियोस आपको आ जाएंगी यहाँ पर। ठीक है। इधर जो आएगी वीडियो आपके आगे, जो पिछली वीडियो जो आपने नहीं देखी वो मैं आप मेंशन कर दूंगा, यूनिट 2 पार्ट 1। और इधर आएगा आपका डीप लर्निंग वाला। तो डीप लर्निंग के लिए यहाँ देखें, और डीप लर्निंग बहुत ज़रूरी है। डीप लर्निंग का पहला पार्ट यहाँ देखें, क्योंकि उसी के बाद डीप लर्निंग पार्ट 2 लेकर आऊँगा। डीप लर्निंग यहाँ पर है और डेटा एनालिटिक्स आपका यहाँ पर है। बाकी के लिए चैनल को फॉलो करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।